हेलो गाइस, आप सबों को एग्जाम की तैयारी के लिए पहले से बहुत बहुत मैं आप लोगों को ये आशीर्वाद देता हूं और दुआ करता हूं आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। और आज इसी सिलसिले में अब मैथ का एग्जाम भी होना है, बिहार बोर्ड का एग्जाम शुरू होना है, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करता हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन कराता रहूंगा। हम कोशिश करेंगे इस बात को कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बजाते डिटेल से मैं समझा के करूं सॉल्व कि आप लोग उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसके आसपास के आएंगे आप सबों से बन जाएगा। तो आइए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 क्वेश्चन करवा दें। अब एक से ज्यादा वीडियो भी हो सकता है, तो 100 क्वेश्चन करा देंगे तो लगभग उसी के इर्द गिर्द में आ जाना चाहिए। ऐसे सभी अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डालूंगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जैसे है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजकल टू सी, और यहां लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा एवं बीटा का मान होगा और ऑप्शन ए लिखा है माइनस बी बटे ए, दूसरा ऑप्शन बी लिखा है ये बी बाई ए, तीसरा ऑप्शन लिखा है माइनस ए बाई बी, और चौथा ऑप्शन लिखा है माइनस सी बाई डी। देखिए आपको पता है कि कोई भी, अब यहां बताता हूं इसका आंसर मैं देख के बता दूंगा, ये माइनस बी बाई ए होगा। अब सवाल है कि ये कैसे होगा, नहीं होगा, इसको जरा देखिए। हम थोड़ा इसको और बताते हैं। कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है, कोई भी द्विघात समीकरण जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसका द्विघात समीकरण का सामान्य फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ए कहलाता है, एक्स के साथ रहता है बी कहलाता है, और जो फ्री रहता है एक्स से, वेरिएबल से फ्री रहता है, उसे हम लोग सी कहते हैं। जैसे आपके सामने में अगर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 6 बराबर 0 लिखा हो, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 3, बी कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा। देखिए ये ध्यान देना होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो ए होता है, एक्स के साथ लिखा है उसे बी कहते हैं, और जो फ्री रहता है वेरिएबल से, जिसमें एक्स नहीं रहता है, वो कांस्टेंट सी कहलाता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, इसलिए ए का वैल्यू 3 हो गया। एक्स के साथ 5 है यहाँ पे लिखा हुआ, बी का वैल्यू 5 हो गया, और यहाँ पे सी के जगह पे माइनस 6 लिखा है, तो सी का वैल्यू माइनस 6 हो गया। अभी हम कुछ और देख लेते हैं। अब यहाँ ये मत सोचिएगा, आगे पीछे भी लिखा हो सकता है। जैसे अगर आपको लिखा रहे 7x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 9 इक्वल टू 0, फिर भी एक तो इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं कि पहले x का सबसे बड़ा पावर वाला होना चाहिए, फिर छोटा वाला। अगर वो भी नहीं तो उतना भी टाइम मत किल कीजिएगा, कहीं पे भी रहे एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है ए होगा, ए क्या हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। जो एक्स के साथ होगा बी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है वो सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी देख के पहचान लेना है। अब देखिए ना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 हो, ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब बी, यहाँ पे देखिए बी एक्स के साथ होता है, यहाँ पे एक्स का कोई टर्म नहीं है। अगर टर्म नहीं है यहाँ पे, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5। अगर 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 लिखा है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, और सी नहीं है, तो ये सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको यहाँ पे सी 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग एबीसी देख के लिख लेते हैं। अब उसके बाद आपको पता है
या पढ़े होंगे, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। मूलों का योग एवं गुणनफल, ये दोनों बातें होती हैं। अभी योग एवं गुणनफल निकालना हो तो एक तो ये बात कि मूल निकालिए, फिर जोड़िए, फिर गुना कीजिए, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आप लिखते हैं मूलों का योग। मूलों का योग का फॉर्मूला होता है, मूलों का योग आई मीन सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी बाई ए होता है। और मूलों का गुणनफल, ये मूलों का गुणनफल ये आपका होता है, मूलों का गुणनफल इजकल टू सी बाई ए होता है। अब सीधे इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। अब जैसे देखिए मूलों का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजकल टू सी, इसलिए ए एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ना, बगल में ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो इसलिए लिखा है कि ए अगर जीरो होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा। और चूंकि यहाँ क्वेश्चन में द्विघात समीकरण लिख दिया है तो उसके लिए एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है। द्विघात समीकरण उसी को कहते हैं जिसका पावर 2 होता है, इसलिए वो उसने लिखा है। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इधर ही आएगा माइनस सी इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। अब ए बराबर क्या हो गया ए, बी बराबर क्या हो गया बी, और सी बराबर क्या हो गया माइनस सी। हमें इसमें अल्फा जोड़ बीटा पूछा है, अल्फा बीटा से मूल को इंडिकेट करते हैं, यानी मूलों का जोड़ पूछा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर है, मूलों का जोड़ क्या होता है माइनस बी बटे ए। यहाँ पे माइनस बी की जगह बी है, ए की जगह पे ए, ये आपका आंसर हो गया, इसलिए मैंने टिक किया ये माइनस बी बाई ए, इसका आंसर हो गया। अब यहाँ तो है नहीं, लेकिन अगर रहता मूलों का गुणनफल, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा पूछ देता तो क्या होता। तो अल्फा इंटू बीटा, जिसे हम लोग मूलों का गुणनफल कहते हैं, मूलों का गुणनफल अगर हमें पूछा रहता तो मूलों का गुणनफल बराबर आपको पता है सी बटा ए होता है। और देखिए यहाँ पे सी के जगह पे क्या है माइनस, माइनस सी है ना, तो एक तो सी के जगह पे क्या है माइनस, तो माइनस सी और बटे क्या ए, ये आंसर हो जाता अगर मूलों का गुणनफल ये हमसे पूछे हुए होता तो मूल निकालने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत। आइए अब बिना देर किए हुए मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए अभी एग्जाम का समय है, इसलिए सब कुछ छोड़ के और पढ़ाई पे भिड़ जाना है। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए, मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको करवा ही दूं। अब वो चाहे जितने वीडियोज में हो जाए, तो अभी वीडियो लंबा होगा, अंत तक देखेंगे, बार बार देख लीजिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत फायदा करेगा। दूसरी नंबर बात यह है, जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 हो, एक मूल 1/3 हो, तो दूसरा मूल होगा। और देखिए ये ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ए में है -1/3, बी है ये आपका 1/3, सी दिया है ये -3, और फिर डी दिया है 3। देखिए अभी जो हमने बताई, कहा ना, ये वाली बात ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो ये आपको जरूर इससे क्वेश्चन आएगा। आप देखो यहां पे हमने क्या कहा, इक्वेशन क्या है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए बी सी लिख लीजिए ना, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, अभी लिखना सिखाया हूं, एक्स स्क्वायर के साथ रहता है ए कहते हैं। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -10, और सी का वैल्यू क्या हो गया 3। अब मान लेते हैं कि माना कि दूसरा मूल बराबर है बीटा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए। आप अगर लिख सकते हैं माना कि एक मूल भी लिख सकते हैं, एक मूल को अल्फा कर लीजिए, बीटा कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा मूल और अल्फा का एक मूल तो कितना दिया हुआ है 1/3 है, एक मूल को अल्फा मान लिए 1/3, और दूसरा मूल को हम लोग मान लेते हैं बीटा। अब देखिए चूंकि प्रश्न क्या कहता है, एक मूल आपका 1/3 है, दूसरा मूल आपको निकालना है,
तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा आपको फॉर्मूला मालूम है -b/a होता है। देखिए एक मूल तो 1/3 हो गया, दूसरा बीटा लिख दिया, माइनस इधर b क्या है -10 है। ध्यान देंगे यह फॉर्मूला का ये माइनस है और b के जगह पे एक्चुअली में क्या है -10 है। -10 और बटे a का वैल्यू क्या है 3। अब आप इसको निकाल लीजिए। अब b बराबर क्या लिखेंगे, बीटा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू +10/3। इधर आ गया क्या हो गया -1/3, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो गया माइनस, इजिकल टू क्या हो गया 3। 10 - 1 बराबर 9/3 इजकल टू 3। ये आंसर हो जाएगा। आई मीन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो एबीसी पहचानना जानते हैं, द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में बहुत कुछ जानते हैं। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात, अभी कल से यानी 21 तारीख से, ये 21 जनवरी से मैं 9th 10th और क्या बिहार बोर्ड का और 12th का, बिहार बोर्ड का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं ऑफलाइन। और अगर आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को तो कम से कम देखेंगे जितना बार, ये 10th के लिए और 9th 10th बिहार बोर्ड और फिर क्लास 12th का कल से बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन में आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए कितना आसान, मूलों का गुणनफल ज्ञात करें, मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए हमने आपसे क्या कही, बहुत आसान सी बात है। मूलों का गुणनफल होगा, ये ज्ञात करें नहीं, गुणनफल होगा, ये होगा क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है -1/4, तीसरा ऑप्शन है 1 और ये डी में है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखिए कितनी अच्छी बात मैंने अभी बताई। अब हमको लगता है आप में से सब लोग ये बात समझ रहे होंगे कि देखो सर एबीसी लिखोगे, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। देखिए जी यहाँ पे 4 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन कौन वाला 4 ए होगा, तो ये वाला 4 होगा ना, y² के साथ वाला। और b क्या हो गया, ये 4c बराबर 1। चूंकि मूलों का गुणनफल, अब कोई बात नहीं, मूलों का गुणनफल का आपको फॉर्मूला मालूम है कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है ये c/a यानी 1/4, ये आपका आंसर होता है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 1/4 ए में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखता हूं, ये चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों अभी चूकने का समय नहीं है, अब देख लीजिए, मैं रिवीजन करा देता हूं। आपके मित्र लोग अगर हैं उन्हें भी आप भेज देंगे, वीडियो सेंड कर दीजिए। और एक बात जरूर कहूंगा, आपको जैसा भी लगे, जो भी कमेंट करना है, कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेंगे और फिर बताएंगे, तो फिर मैं उसी तरह काम करूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी, यदि समानांतर श्रेणी, यदि समानांतर श्रेणी, यदि समानांतर श्रेणी के पद, यदि समानांतर श्रेणी के पद, यदि समानांतर श्रेणी के 3 लगातार पद, 3 लगातार पद, समानांतर श्रेणी के 3 लगातार पद x+2, फिर है आपका 3x एवं 4x+1 हो, 4x+1 हो, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, x का मान होगा, a में दिया है ऑप्शन 1, b में दिया है ऑप्शन ये 2, c में दिया है 3 और d में दिया है 4। देखिए मैं यहां आपको बताता हूं, अब ये
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है जी। सबसे पहले नंबर बात, तो समानांतर श्रेणी कहते किसको हैं? देखिए, तीन तरह की श्रेणी होता है। एक होता है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में पढ़ना है थोड़ा, 11th में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये ऑनर्स में होता है। खैर, हमें समानांतर श्रेणी से मतलब है, तो जरा इनके बारे में कुछ देख लेता हूं। समानांतर श्रेणी, ये इसकी अंग्रेजी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन होता है। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि ऐसे संख्याओं का ऐसा क्रम लिखा जाना जिसमें दो लगातार पदों का अंतर हमेशा समान हो, जिसको हम लोग पदांतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब जरा देखिए, जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, ये आपको क्या हो गए? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया, समानांतर श्रेणी में हो गया। क्यों? ये सब में देखिए अंतर ये यहीं पे सेम है ना, सब दो दो के अंतर पे लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए, अगर आपके सामने 3, 6, 9, 12, 15, ये भी क्या हो गया? समानांतर श्रेणी में हो गया। अच्छा, यहाँ पे बात लिखने में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, श्रेणी और श्रेणी। देखिए, अगर इसी में जोड़ का चिन्ह दे दें, अगर 2 + 4 + 6 + 8, तो ये श्रेणी हो जाता है, जिसकी अंग्रेजी होती है सीरीज। और अगर जोड़ा हुआ नहीं है, कॉमा में लिखा हुआ है, तो ये श्रेणी होता है। खैर, अब देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि समानांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए? तो समानांतर श्रेणी के लिए, फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी के लिए T2 - T1 = T3 - T2 होना चाहिए। यानी सेकेंड टर्म T2 हमने कहा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अच्छा, अब आगे भी आप अगर लिखना चाहिएगा तो फिर चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म, फिर पांचवा टर्म माइनस क्या हो गया? चौथा टर्म, सो ऑन, ऐसा होना चाहिए। और यह जो डिफरेंस होता है, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो देखिए, यहां पे हमें पूछा कि तीन लगातार पद हैं, x + 1, 3x + 2, 3x और 4x + 1, तो x का मान निकालिए। कोई बात नहीं, समानांतर श्रेणी के लिए क्या होता है? तो समानांतर श्रेणी के लिए होता है कि T2 - T1, यानी दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म बराबर तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म। तो लिख लेंगे, जैसे समानांतर श्रेणी के लिए ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हो सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है जी। समानांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म बराबर तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म। देखिए, यहां दूसरा टर्म क्या लिखा है बाबू? 3x, और माइनस पहला टर्म क्या लिखा है? x + 2। देखिए, सामने माइनस का साइन होता है, इसलिए उधर वाले को घेर के लिखेंगे, और घेर के नहीं लिखेंगे तो प्लस माइनस में गलती हो सकती है। बराबर T3, तीसरा टर्म क्या है? 4x + 1, और माइनस क्या होगा? दूसरा टर्म 3x। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, मैं समझता हूं किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये समानांतर श्रेणी, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ लेगा जी। अब समानांतर श्रेणी के लिए T2 - T1, यानी दूसरा टर्म माने पहला टर्म बराबर है तीसरा टर्म माने दूसरा टर्म, ये होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा टर्म कौन था? 3x लिख दिया, फिर माइनस का साइन लिखा, माइनस पहला टर्म कौन है? x + 2, फिर बराबर है तीसरा टर्म T3 कौन है? 4x + 1 माइनस दूसरा टर्म यानी 3x। अब सॉल्व कर लेंगे, 3x माइनस, देखिए जी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, अंदर का साइन बदलेगा x के जगह पे, तो ये -x हो गया, और ये प्लस क्या हो गया? -2 बराबर 4x + 1, और माइनस क्या हो गया? 3x। और देखिए 3x में से x गया, क्या हो गया? 2x -2, और 4x में से 3x गया तो x प्लस क्या हो गया? 1, और देखिए 2x इधर प्लस है, इधर आके क्या होगा? माइनस। अब जहां भी पढ़ते रहे होंगे, आपके सर ने बताया होगा कि जहां सामने कोई साइन नहीं हो, प्लस का समझते हैं, और बराबर के इधर से इधर आने पे साइन चेंज हो जाता है जी। इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया? माइनस, और इधर देखो बाबू माइनस है ना, ये बराबर के उधर जा रहा है, तो क्या हो गया? +2 + 1, इसलिए 2x में से x गया तो x,
बराबर 3, x बराबर 3 आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये आपका सी है। अब कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि दिया हुआ समानांतर श्रेणी है कि नहीं, तो T2 माइनस T1 कीजिए बराबर T3 माइनस T2 करके देख लीजिए, अगर है तो AP है, अगर नहीं है तो फिर आपका AP नहीं है। आइए अब देखता हूं जस्ट आगे का क्वेश्चन। देखिए मैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं और ये मैं समझता हूं ये होना चाहिए। ये आपका चौथा क्वेश्चन था जी, ये चौथा क्वेश्चन था। मैं अभी 4 वहां नहीं लिखा था, ये चौथा क्वेश्चन था। आइए अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे एग्जाम तक 100 क्वेश्चन करा दें। अब देखिए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर। देखिए सार्व अंतर यही हिंदी होती है जिसकी हिंदी आप पदांतर भी कहते हैं। पदांतर यानी पदों का अंतर, लेकिन अंग्रेजी एक ही होता है, इसका कॉमन डिफरेंस। क्या होती है अंग्रेजी? कॉमन डिफरेंस। ये क्या होती है? कॉमन डिफरेंस का सार्व अंतर है। ये आपका ए है 0, बी है, ये बी है -4, सी है -8, सी है -4, बी है 4 और ये सी में लिखा है -4 और डी में लिखा है 2। अब हमें लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्या कर देना है? T2 माइनस T1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने लिखा जी, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का, जिसे हिंदी में हम लोग प्रश्नानुसार लिखते हैं। देखिए ऐसा जब भी लिखेंगे प्रश्नानुसार, जिसे हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग कहते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग AQ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये T1 क्या है? 0, T2 कितना है? -4। देखिए हमने आपसे एक बात कही कि T2 माइनस T1 करेंगे D के लिए। अब D के लिए T2 माइनस T1, ऐसा नहीं कि T1 माइनस T2 कर देना जी, चूंकि कॉमन डिफरेंस यानी D बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 कौन है? 0 और माइनस T1, सॉरी T2 कितना है? -4 और माइनस T1 कितना है? 0। ये क्या हो गया? -4 आंसर हो गया। इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा। देखिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है ये। अब हम छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव का ये छठा क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी क्या है? समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद है। क्या 12वां पद है? अब 12वां पद क्या होगा? ये देखा है, ए है आपका 41, बी है -41, आपका सी है 40 लिखा है जी, और डी है, ये डी आपका 36 लिखा है। देखिए बच्चों अब यहाँ पे इसी के साथ मैं कुछ और बात आगे बढ़ के बना देता हूं, वो आपका सब्जेक्टिव का भी आंसर हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव का भी आंसर कैसे क्या हो जाएगा बता देता हूं। अभी हमने बताया कि एपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कुछ फार्मूला जो आपको पूरे एपी में, पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में आएगा, मैं उसे डील कर लेता हूं। एक होता है Tn बराबर A प्लस n-1D, और बताऊं Tn के बदले ये An भी लिखा हो सकता है। जनरली NCERT के बुक में An भी लिखा है। एक ये आप वहां पढ़े होंगे, पहला एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पे है। दूसरा होता है Sn = होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। फिर आप देखो ये पहला एक्सरसाइज इस पे है, दूसरा एक्सरसाइज इस पे है जी, और इसी में 3 लगातार कुछ बातें मिल जाएंगी, हम सॉल्व करेंगे तो आगे भी हमें जरूरत होगी, कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा तो 3 लगातार पद, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 3 लगातार पद एपी में, इसे हम लोग अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। देखिए जी, ए माइनस डी भी लिखा हो सकता है, ए भी लिखा हो सकता है, ए प्लस डी भी लिखा हो सकता है, उसमें कोई अंतर की बात नहीं है। 4 लगातार पद यानी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 4 लगातार पद, ये होता है हम लोग लिखते हैं अल्फा माइनस 3 बीटा, और ये अल्फा माइनस बीटा, फिर होता है अल्फा प्लस बीटा, और फिर होता है अल्फा प्लस 3 बीटा। देखिए 4 तक का क्वेश्चन तो देखने में मिल जाता है क्लास 10 तक में, लेकिन 5 के लिए भी लिख लीजिए, ऐसा पूछेगा नहीं लेकिन 11th आवर के लिए लिख लीजिए। ये 5 लगातार अगर पद पूछे, 5 लगातार पद, तो 5 लगातार पद अगर पूछे तो बराबर है अल्फा माइनस 2 बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा अल्फा प्लस बीटा, और फिर क्या होता है अल्फा प्लस 2 बीटा। अब कुछ बच्चे ये समझ सकते हैं, अब आप बोलोगे कि देखो सर एपी जब लिखा जाता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एपी लिखा जाता है तो सर पहला पद ए हुआ, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो दूसरे पद को हम लोग ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरे को ए प्लस 2d, चौथे को ए प्लस 3d लिखते हैं। तो क्या सर इससे नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये होता क्या है, ये बिल्कुल बन सकता है जी, और बिल्कुल बन सकता है। तो इसमें अब आप कहोगे कि तो इसमें अंतर क्या पड़ जाएगा सर? देखिए मैं बताता हूं, ये ए और डी अगर दोनों एक साथ लेके चलेंगे, तो फर्क क्या हो जाएगा? जितने वेरिएबल्स होते हैं, मैथ का नियम होता है, जितने वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो ए और डी साथ लेके चलेंगे तो फिर 2 इक्वेशन बनाने होंगे, जिससे हमें ए और डी का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पे यह जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ये आपके आसानी के लिए बनाया गया है। देखिए तीनों टर्म है, अब जैसे ही योग दिया रहेगा तीनों को जोड़िएगा तो बीटा कट जाएगा, जैसे अल्फा माइनस बीटा, आप किसी में देखिए अल्फा माइनस बीटा होगा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, बीटा से बीटा कट गया, 3 अल्फा निकल गया, तो एक ही बार में अल्फा का वैल्यू निकल जाता है। ये सभी कटने वाले, जैसे -3 बीटा से +3 बीटा कट जाएगा, माइनस बीटा से प्लस बीटा कट जाएगा, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए बनाया गया। अदरवाइज यू कैन डू इट इन एनी वे, आप किसी तरह से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा वहां डबल वेरिएबल का है तो 2 इक्वेशन से निकालने होंगे। खैर अब आप बोलोगे कि सर ये जो आपने लिखा इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे एपी को थोड़ा समझा ही लेता हूं। ए, जहां पे ए किसको कहते हैं? ए बराबर होता है वो फर्स्ट टर्म, यानी जिसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं, जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या हो गया? ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपको मालूम है। ये आप देखो, ये डी क्या होता है? ये कॉमन डिफरेंस होता है। ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग ये सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अब आप कहेंगे कि देखिए सर ये टीएन क्या होता है, तो बताता हूं, जरा देख ही लेंगे बुआ। ये आपको टीएन कहते हैं, आपको टीएन होता है nth टर्म यानी nवां पद। nवां पद, n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और फिर आप देख लीजिए Sn क्या होता है? n पदों का योग, यानी सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग ये होता है। अब देखिए, तो अब यहां पे लिखना भी देख लीजिए कितनी अच्छी बात। अगर आपके सामने एपी लिखा हो, मैं फिर याद दिला दूं, मैं एपी का थोड़ा इन डिटेल बता देता हूं, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, और अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए तो कैसे आप बना लेंगे। अगर आपके सामने लिखा हो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, अब ए देख के लिखना सीखिए। ए कहते हैं किसको? प्रथम पद को। तो यहाँ सबसे पहले कौन लिखा है? 2 लिखा है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। डी, अब डी का वैल्यू निकालना होगा। मैंने कहा डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यानी 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। फिर याद दिलाऊं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म नहीं करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एन बराबर होता है पदों की संख्या,
जरा देख लो बाबू, फिर आपको याद दिला दूं। ए कहते हैं प्रथम पद को, यहाँ पे सबसे पहले कौन लिखा है 2। फिर आपको डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, ये क्या हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 क्या हो गया 2। एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अब टी एन कहते हैं एनवा पद, यानी जैसे T1, T1 कहने का मतलब हुआ कि पहला पद कौन लिखा है। तो आप देखिए पहला पद कौन लिखा है यहाँ पे बाबू, पहला 2, तो T1 का वैल्यू 2 हो गया। दूसरा पद T2, T2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या है 4, T3 तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 6, T4 यानी चौथे जगह पे कौन लिखा है 8, आपसे पूछे T5 पांचवें पे कौन लिखा है तो 10। अब हम समझते हैं कि ये आप समझ गए होंगे एक किसको कहते हैं बाबू। फिर देखिए पहला पद को देखो, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, और अभी हम कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव भी आपका निकल जाए। और डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को, अभी पहला पद यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 4 में से 2 गया, कितना हो गया 2। एन नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, तो आप देखो यहाँ पे कितने टर्म है 1 2 3 4 5, तो इनका वैल्यू 5 हो गया। टी एन होता है एनवा पद, एनवा पद जैसे T1 मतलब पहला पद कौन हो गया 2, T2 यानी दूसरा पद कौन हो गया 4, T3 माने तीसरा पद कौन हो गया 6, T4 माने चौथा पद यानी 4, और T5 माने पांचवा, तो पांचवा कौन है 10 लिख लिया, कोई दिक्कत। अब इतनी बात पे आप पूरे एपी को देख सकते हैं। आइए अब हम आपको इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। इतनी जानकारी रखने के बाद आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा वो फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं, इसको हिसाब को इधर बना लेता हूं। समानांतर श्रेणी 14 9 4, ये आपको क्या हो गया, दिया गया एपी या गिवन एपी, दिया गया एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा, क्या है 14 है, 9 है, 4 है, -1 है, -6 एंड सो ऑन है। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लीजिए। ए का वैल्यू अभी अभी मैंने बताया, ए का वैल्यू कितना होगा 14 14 होगा, पहला टर्म को कहते हैं ए बराबर 14 हो गया। फिर डी बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर याद दिला दूं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है, 9 - 14 बराबर हो गया -5। अब उसके बाद से एन कितने पद, 12वां पद निकालना है ना, एन बराबर क्या हो गया 12, तो 12वां पद यानी T12 बराबर हुआ। देखिए एन पदों की संख्या है तो कितने पद, कैमा पद निकालना है 12वां पद, तो 12वां पद निकालना है। I mean, आपको n 12 हो गया और T12 पूछ रहा है 12वां पद क्या होगा, और इसी में A12 भी लिख सकते हैं जी। अब एकमात्र फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस N माइनस 1D होता है जी, कोई दिक्कत। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, पूरा पहला एक्सरसाइज इसी पे था जी। इसलिए T12 बराबर कितना आसान होता है, ए के जगह पे कितना लिख देंगे 14, n कितना है 12, -1, और डी का वैल्यू कितना है ये -5, कोई दिक्कत हुआ। देखिए ए टीएन फॉर्मूला होता है ना, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। टीएन 12वां पद निकालना है, ए के जगह कितना है 14 लिख दिया, प्लस एन के जगह कितना है 12, n-1 यानी 12 - 1, और डी कितना है -5 लिख दिया। अब इसको 14 और प्लस ये 12 में से एक गया तो कितना हो गया बाबू 11 हो गया, इंटू क्या हो गया -5। अब आप खूब अच्छा हमसे जानते हैं कि प्लस का भी साइन हो गुना का भी साइन हो, तो पहले किसका करते हैं, गुना का काम करते हैं। अब देखिए 14, ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, और 11 5 जा क्या हो गया 55। अब आपको सर खूब अच्छा बताए होंगे, एक का साइन प्लस दूसरे का साइन माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या की यानी माइनस, और बड़ी में से छोटी घट जाएगी, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, यानी -41 आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन कौन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -41, कोई दिक्कत। तो देखिए हम कोशिश किए कि एपी के भी सब उससे जो भी, मैं ऐसे ही आप पूरे ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा कि उसके सराउंडिंग के जितने भी चीज होंगे आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन देखता हूं जी।
ये देखिए, बस बउआ अभी घबराना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखिए और अभी तो एग्जाम का टाइम है, सब कुछ छोड़ के और पढ़ाई में लग जाइए। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, कल से यानी 21 जनवरी से मैं बिहार बोर्ड के 9th और 10th का ऑफलाइन बैच शुरू करने जा रहा हूं और 12th का, बिहार बोर्ड के 9th 10th का और 12th का बैच में शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन ज्वाइन विथ मी। और आप देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर -4 हो, तो इसके प्रथम 10 पदों का योग, इसके प्रथम 10 पदों का योग होगा। और इसके ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है 50, बी है इसका ऑप्शन -50 और सी है ये आपका 30 और डी है आपका -30। देखिए जी, अभी जो बताया, अभी यहाँ एक बात फिल किए, यहाँ पे योग की बात कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी लिखा है। इस समानांतर श्रेणी यानी जोड़ में लिखते हैं तो श्रेणी कहलाता है, पहले भी बताया हूं। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चन, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं जी, और ज्यादा उम्मीद रखिए सब्जेक्टिव में ही पूछेगा 2 मार्क्स वाले में। अब जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पे स्पष्ट दे दिया है कि प्रथम पद कितना है 13, देख के भी पहचानना नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए का वैल्यू क्या हो गया 13, और फिर सार्व अंतर यानी डी भी दे दिया है -4, सार्व अंतर 4 है, डी लिख दिया -4। किसी भी क्वेश्चन को बनाइए, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाइए, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाइए, मैथ बनाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा तो बहुत बात समझ में आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए नहीं। और एक बात और याद दिला दूं, अब बिहार बोर्ड भी सीबीएसई के पैटर्न से कॉपी चेक करती है, मतलब स्टेप वाइज मार्किंग होता है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके सामने, जरा ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, नहीं भी है क्वेश्चन ना कोई तो छोड़िएगा नहीं, ऐसे ब्लैंक पेपर को मत छोड़िएगा। अब जैसे ये मैनर है कि अगर आप फिगर बनाना है, फिगर बनाते हो तो 1 मार्क्स, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है फिगर में 1 मार्क्स, तो कोई लड़का कुछ नहीं करेगा, सिर्फ फिगर बना देगा, 1 नंबर मिलेगा। फिर गिवन, ये जो हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस पे 1 मार्क्स, 1 मार्क्स इसका होगा तो कुछ नहीं बनाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल जाए, लिख जाइए तो 1 नंबर तो मिल जाएगा जी, नहीं तो छोड़ देंगे तो वो तो 0 हो गया ना। फिर अब जितना भी बीच में आप सिंप्लीफाई करते हैं 2 मार्क्स मिलेंगे और 1 मार्क्स आंसर के लिए रहता है। इसलिए स्टेप बाय जब मार्किंग करता है बिहार बोर्ड भी, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं, कुछ नहीं तो देख के प्रश्नानुसार तो लिख सकते हैं ना जी। 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर 5 पेपर में 1-1 नंबर बढ़ जाएंगे तो आपका परसेंटेज 1% बढ़ जाएगा जी। 1% से आप आगे हो सकते हैं, 1% से कहीं पीछे हो सकते हैं जी, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। तो डी ये अब कहता है प्रथम 10 पदों का n बराबर क्या दे दिया 10, n कितना है, कितने पदों का योग निकालना है जी 10, तो 10 पदों का योग यानी S10 बराबर क्या, मैं बताया ना SN से किसको इंडिकेट करते हैं, n पदों के योग को करते हैं। अब कितना आसान, एकमात्र फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, और सब जगह सबका वैल्यू रख दीजिए, आप यू विल गेट आंसर। S10 लिखे, S10 लिखा हुआ, n के जगह पे कितना लिखेंगे 10/2, 2a यानी 2 गुने a कितना है 13 प्लस n कितना है 10 -1 और d क्या है -4।
देखिए जरा प्लस माइनस के साइन पे ध्यान देंगे, ये 2 से कितना बार कट जाएगा, 5 बार 5 हो गया, फिर 13 2 जा क्या होता है 26, 13 दूना 26, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये कितना हो गया बाबू 9, और 9 चौका क्या हो गया 36। किसी को कोई दिक्कत? अब ये 5 इंटू 26 माइनस 10, और ये 26 में से 26 माइनस 36, ये घटेगा क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, यानी -50 आंसर, और ये क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। देखिए हम जो लिए हैं, और इसमें ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी हो सकता है, कोई दिक्कत? आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस उबिएगा नहीं, अभी चूकिएगा नहीं, इसलिए कि एग्जाम सामने है। अब आइए 8वां क्वेश्चन देखता हूं जी। हम पूरे को, उसके सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सबको देख लेते हैं, कि आपको इस प्रैक्टिस को, इसको देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। मैं सब्जेक्टिव के लिए भी देखूंगा इसका। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 दूसरे दूरी, जिसकी बिंदु, 1 मिनट रुकेंगे, जिसकी बिंदु 1 मिनट वो, जिसकी बिंदु 4 दूसरे दूरी, जिसकी बिंदु 4 दूसरे दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है? निम्नलिखित में कौन है? देखिए A है -1 0, B है 0 -1, C है 2 -5, और D है आपका 3 5 है। देखिए मैं आपको बिल्कुल देख के बता देता हूं, इसका आंसर B होगा। अब देखिए B होना चाहिए। अब देखता हूं कैसे क्या है। आइए इसी बहाने थोड़ा कोऑर्डिनेट को मैं देख लेता हूं। देखिए पहली नंबर बात तो ये, अब देखिए मैं समझाता हूं फिर मैं कैसे देखिए, हालांकि अभी मैं बना के देखूंगा इसको कि ये सेकंड वाला -1 आता है कि नहीं। देखो ये कोऑर्डिनेट में अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता है, ये ध्यान से देखने की बात है। कोऑर्डिनेट में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखिए बाबू आप x खींचते हो, मैं कोऑर्डिनेट के इसके आसपास के सारे सराउंडिंग बता देता हूं, और ध्यान रहे यहां से भी क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। देखिए ये आपका ओरिजिन होता है 0 0, आप खूब पढ़ चुके होंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, -1 है -2 है -3 है -4 है -5 है। आप ग्राफ बनाए होंगे, ग्राफ बनाना तो हमें लगता है 7वां 8वां से ही शुरू हो जाता है, 9th में तो बनाए होंगे, 10th में ही बनाए होंगे। 3 है 4 है 5 है, ये कितना होता है अगर सपोज कीजिए -1 -2 -3 -4 -5। आपको जब पॉइंट का प्लॉटिंग करने के लिए सिखाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये रहेगा ही रहेगा, और इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन रहेगा ही ना कोऑर्डिनेट से जी, जिसको हिंदी में नियामक ज्यामिति कहते हैं। अगर आपको रहे कि प्लॉट पॉइंट का प्लॉटिंग होता है, देखिए गौर से सुनेंगे, यहाँ प्लॉट पॉइंट्स, ये आपका सपोज कीजिए कि आपका 3 2 को प्लॉट करना है, -3 2 को निर्देशित करना है, -3 -2 को करना है, ये आपको 3 और -2 को करना हो, सपोज कीजिए 5 0 को करना हो, 0 5 को करना हो। अब यहां देखिए 3 2 आप पढ़े होंगे, पहले हम x एक्सिस पे 3 चलते हैं, फिर कहाँ आते हैं y पे हम लोग 2 आते हैं, ठीक है। तो x पे 3 आया, y पे 2, यानी x के 3 y पे 2 यहाँ पे आया, वो आपको सर ने बताया होगा। ये यहाँ पे x एक्सिस पे 3, पहले वाला x का वैल्यू रहता है जी, बाद वाला y का,
ये आपका 0.32 हो जाता है। अगर -3 2 x पे -3 फिर y पे 2, ये -3 2 आप लिखते हो। फिर देखिए आपका -3 -2 -3 -2 लिखते हैं, -3 -2 लिखते हैं। फिर आप क्या लिखते हो 3 -2 यानी 3 और -2, आप 3 -2 लिखते हो। फिर आप देखिए 5 0 x पे 5 लिखते हो, फिर आपको 0 यानी यहीं पे हो गया। फिर 0 5 x पे 0 y पे 5, ये 0 5 हो गया। अब यहां से मैं आपको बता दूं कई क्वेश्चंस होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे बुआ रहेगा ही रहेगा बाबू क्वेश्चन। अब देखिए ये इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट बोले तो चतुर्थांश को, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी चौथांश। देखिए 4 पार्ट में बटा है ना, ये चतुर्थांश होता है, ये चतुर्थांश हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जी एग्जाम के पॉइंट व्यू से, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कर। अब कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, अब कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है ऑलवेज क्वेश्चन रहता है जी। इसे पहचानने के लिए कुछ नहीं, सबसे सिंपल तरीका, ये पहला में 3 2 यानी दोनों पॉइंट का यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए पहला माइनस में है, दूसरा क्या है प्लस में है। तीसरे क्वाड्रेंट में देखिए दोनों क्या होते हैं माइनस में। चौथे क्वाड्रेंट में देखिए पहला प्लस में होता है, दूसरा क्या होता है माइनस में होता है ना। अब ये याद रख के तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए, ये बिंदु, ये बाबू, ये मैंने कहा ना, मैं इस अंदाज में बता रहा हूं कि आसपास के सारे चीजों को बता दूं कि उससे बहुत सारी आपको जानकारी हो जाए, क्वेश्चन छूटे नहीं। ये बिंदु किस चतुर्थांश में है यानी किस क्वाड्रेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछता है किस चतुर्थांश में है। ये आपको देखो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे आपके सामने लिख दे -105 और 209, फिर आप सपोज कीजिए आपके सामने लिख दे माइनस, चलो 800 और लिखे -375, आपके सामने में सब कुछ भी डिजिट लिख दे, -80 और फिर लिख दे -40, आपके सामने में लिख दे ये आपको, चलिए 275 और 90। देखिए कभी मत सोचिए कि ये कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा अगर आप थोड़े बनाने जाएंगे 105 और 209, आप चिन्ह से समझ लीजिए। तो ये है आपका माइनस प्लस। अब माइनस प्लस ये किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, आई मीन ये पॉइंट किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये प्लस माइनस, ए बाबू प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ में, ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। माइनस माइनस किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर दोनों प्लस प्लस, ये प्लस प्लस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो ये तो हम पहचान लेंगे कि कौन बिंदु किस क्वाड्रेंट में है। वो सिर्फ पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में क्या हो गया प्लस माइनस। अब देखिए यहीं पे, अब यहीं पे अगर आपको रहे कि किस अक्ष पे है, जैसे ये क्वेश्चन दिया रहे ये बिंदु किस अक्ष पे है, देखिए मैं फिर बता दूं, अब अभी चूकने का समय नहीं है बॉस, पूरा एफर्ट लगा दीजिए। ये बिंदु किस अक्ष पर है, ये बिंदु किस अक्ष पर है, ये बिंदु किस अक्ष पर है, आपके सामने में हो जाए। ये आपका सपोज कीजिए -5 0, मान लीजिए ये 0 है, 18 है, कुछ भी रहे, ये आपका क्या है, ये सपोज कीजिए -16 और चलिए कुछ भी है यार, कोई बात नहीं, आपको 16 है, 0 है, हो सकता है आपके सामने 0 हो -25 हो। देखिए बाबू आज चुकेंगे नहीं, -5 0, आप देखो पहला x लिखते हैं ना, बाद वाला y लिखते हैं, तो जिसका वैल्यू दिया रहे उसी एक्सिस पे रहेगा। आप जैसे देखो ना 5 0, 5 है 0 है, तो 5x का वैल्यू होता है ना, ये x एक्सिस पे है, 0 5 ये आपको 0x है, और ये 5y का वैल्यू दिया है y एक्सिस पे है ना, आई मीन जिसका वैल्यू दिया रहे उसी एक्सिस पे।
ये -50, ये x का वैल्यू दिया है, ये किस पे हो जाएगा, x एक्सिस पे हो जाएगा। ये 0, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है बाबू, ये आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, और x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 0 है, और ये y का वैल्यू दिया है, ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। तो देखो y एक्सिस के लिए x 0 होगा, x एक्सिस के लिए y 0 होगा। ये x का वैल्यू दिया है, ये क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे। ये आपका किसका वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, x तो 0 है ना, ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। अब यहां से रिलेशन जोड़िए, हालांकि अभी मैं उसका कैलकुलेशन करके देखूंगा कि वो लिखा हुआ है तो वो क्या ठीक आता है कि नहीं। यहां था y अक्ष पर बिंदु जिसकी दूरी, y अक्ष पे जो बिंदु होगा उसका x क्या होगा, 0 होगा। हम तुरंत देख लिए कि x 0 तो सिर्फ इसी में है ना, x 0 इसी में है, तो y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पे यही बिंदु हो सकता है, तो मैंने इसको टिक कर दिया। अब देखिए, अब इसको बना के देखते हैं कि 0-1 होता है कि नहीं, और इसी बहाने हम आपको डिस्टेंस निकालना भी सिखा लेते हैं। देखिए, आप पढ़े होंगे या आप देखे होंगे कि दो बिंदुओं, देखिए दो बिंदुओं, पहला एक्सरसाइज पूरे इसी पे डिपेंड, देखो बच्चों घबराना नहीं, हम भी दिन भर क्लास करके आए हैं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए आप इसको देखेंगे ही ध्यान से। दो बिंदुओं ए x1 y1 एवं बी x2 y2 के बीच की दूरी ये बराबर क्या होता है वो फॉर्मूला आपको वहां सर ने बताया होगा। देखिए, इससे आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वहां पे सर आपने बताया होगा, सर आपके कि बीच की दूरी बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बात बताऊं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सर ने जो कह दिया, जो किताब में लिखा है वही बात। देखिए, अब आप खूब समझते हैं, कुछ भी हो सकता है फॉर्मूला। ये आपको पता है बाबू, 3 + 5 = 5 + 3 होता है ना, तो हम जोड़ में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसलिए कोई स्टूडेंट अगर ये फॉर्मूला लिखता है y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर भी ठीक होगा। देखिए, जो भी स्क्वायर है माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए इसी को कोई अगर लिखे y1 - y2 का होल स्क्वायर और प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर भी ठीक हो गया। अब फिर इसी को कोई अगर लिखे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, फिर भी ठीक हो। आप चारों में से किसी भी फॉर्मूला को आप लगाइए, क्वेश्चन को बनना ही बनना है। और इतनी ही बात नहीं, देखिए सब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, जस्ट ए मिनट, अभी जैसे सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं इधर मिटाता हूं, हम आते हैं उस क्वेश्चन पे भी आएंगे, तो इसी बीच में इसको भी बता लेता हूं। और इस सबसे क्वेश्चन रहता ही रहता है जी, रहता तो सबसे है, हर सेक्शन से रहता है क्वेश्चन। अब देखिए कितना आसान दूरी निकालना होता है, ध्यान देंगे। यदि क्वेश्चन रहे कि बिंदुएं ये आपको 2, 3 एवं 4, 5 के बीच की दूरी निकालें, देखो कितनी अच्छी बात है। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, देखिए बुआ, जो भी बिंदु दिया है, किसी को x1 y1 मान लीजिए, किसी को x2 y2 मान लीजिए। अब किसको माने, ये बिल्कुल आपके मन की बात है। हाँ, 1 वाला सेट ये मानते हो तो 2 ये हो जाएगा, 2 ये मानते हो तो 1 ये हो। अब ये नहीं कि x1 इसका y1 इसका लिख देना। जैसे अगर लिखते हैं, माना कि x1 बराबर लिख दिया 2, y1 बराबर क्या हो गया 3, इसे लिया, और x2 बराबर क्या लिख देते हैं 4, y2 बराबर क्या लिख देते हैं 5। अब ये कोई कहे कि नहीं सर, आप देखो आप टीचर हो सर, हम स्टूडेंट हैं, हमारा पहला काम होगा कि आप जो बोलोगे उल्टा करेंगे सर। तो अगर कोई लड़का, जस्ट ए मिनट, यहां पे लिख दे, अगर कोई लड़का ऐसा करते हैं, 1 मिनट, अच्छा हम वो फिर कर लेते हैं। अब इसलिए दूरी बराबर
दूरी बराबर लिखिएगा कोई फॉर्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी लिखिए। अगर कोई पहला लिखता है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये लिखा तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, x2 के जगह पे 4 लिखेंगे, x1 के जगह पे 2 लिखेंगे स्क्वायर, y2 5 और -3 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 4 बराबर √8 और ये क्या हो गया, 2√2 यूनिट्स हो गया। अब देखिए 2√2 यूनिट्स हो गया, कोई डरने की बात नहीं। अगर कोई कहे नहीं हम थोड़ा उल्टा ही मान लेते हैं, सर आपने x1 y1 इसको माना है ना, हम इसको x2 y2 मानते हैं, इसको x1 y1, तो वो लड़का क्या लिखेगा, कोई डरने की बात नहीं जी। x1 के जगह पे अगर वो क्या लिख देता है 4, y1 क्या हो जाएगा 5, x2 के जगह पे क्या लिख देता है 2, y2 के जगह पे क्या लिख देता है 3। ठीक है, लिख दिया। अब दूरी लिखने में अभी पहला फॉर्मूला, कोई कहे दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, जो मन आ जाए वही। सपोज कीजिए कि कोई आदमी अगर ठीक है हमसे दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए किसी को भी लिख लीजिए ना, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ, वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डोंट अफ्रेड, कोई डरने की बात नहीं। अब जरा हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, तो y2 यहाँ पे क्या है बाबू 3, y1 कितना है 5 का स्क्वायर, x2 कितना है बाबू 2 माइनस 4 का स्क्वायर, और जरा देख लीजिए ये क्या हो गया -2 का स्क्वायर, अब प्लस ये भी क्या हो गया -2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 जोड़ 4 फिर √100, फिर तो ही हो गया ना। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, किसी को x1 y1 मान लीजिए, किसी को x2 y2 मान लीजिए, चारों में से कोई फॉर्मूला लिख दीजिए, क्वेश्चन को बनना ही बनना होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आइए, अब इसी के साथ हमने कितनी बातें बता ली, पूरा पहला एक्सरसाइज इसी पे है बाबू। आपको फिर बता दूं, कल 21 जनवरी से मैं 9th 10th बिहार बोर्ड और 12th का बैच शुरू कर रहा हूं ऑफलाइन। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आपके कोई मित्र हो, आप अगर वो पढ़ना पसंद करते हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए अब आपको बताऊं, इस क्वेश्चन पे अब आते हैं, और ये वीडियो आप अपने मित्रों को मैं तो कहूंगा जरूर शेयर कर दीजिए। मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा बॉस, और उसमें निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैं सब्जेक्टिव का भी करूंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ही सब्जेक्टिव कर ले रहा हूं कि आसपास के भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। आइए अब इसको देखते हैं। वो तो हमने देख लिया ना, वाई अक्ष पे कौन सा बिंदु होगा, तो वाई अक्ष पे कौन बिंदु होगा, तो हमने मान देख लिया कि वाई अक्ष के लिए एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, चूंकि सबसे पहले वाला में 0 ये था तो मैंने लिख दिया। अब इसे हम बना के और इन डिटेल देखते हैं, और वो तो एक तरीका आपको मैंने बता दिया कि देख के ही आप वैसा समझ लीजिएगा। अब देखिए वाई अक्ष पे कौन बिंदु होगा। अब इसमें है ना, दिया गया बिंदु क्या है, दिया गया बिंदु क्या है बुआ, दिया गया बिंदु बराबर क्या है, ये 4 2 है, और ये आपको क्या लिखा है, माना कि y अक्ष पे, माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु। अब y अक्ष पर स्थित बिंदु की बात करते हैं, तो अभी हमने बताया जो भी होगा x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखिए फिर याद दिला दूं, y अक्ष पे y एक्सिस पे जो बिंदु होगा x का वैल्यू 0 होगा, x अक्ष पे है तो y का वैल्यू 0, तो ये 0 और y होगा कुछ। अब मान लेते हैं, या लिखा ना उनके बीच की दूरी, देखो y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष को मान लिया, बिंदु 4 2 दिया हुआ है, दूरी 5 है, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा किसी को x1 y1 मान लीजिए, किसी को x2 y2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। अगर माना कि x1 बराबर कर लेते हैं 4, y1 बराबर 2, x2 बराबर कर लेते हैं 0, y2 बराबर क्या हो जाएगा y। अब चूंकि दूरी बराबर, कोई फॉर्मूला लिख लीजिए, मैंने कहा कोई फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखेंगे बुआ, x2 कितना है 0, माइनस x1 क्या है 4 का स्क्वायर, y2 माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए दूरी क्या दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है ना, कोई बात नहीं, तो दूरी के जगह 5 लिख दिया। अब रूट इधर आके क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर,
ये -4 का स्क्वायर। अब देखिए रूट चलाया, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया y-2 का स्क्वायर। फिर मैं आपको बताऊं बुआ, ये रूट इधर आके क्या हो जाता है स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट। और क्या हो गया 25, ये 4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस y-2 का स्क्वायर। और देखिए 25 इधर आ गया -16 y-2 का स्क्वायर। और देखिए ये कितना हो गया 9 बराबर है y-2 का स्क्वायर। अब देखिए बुआ स्क्वायर इधर आएगा तो और क्या हो जाएगा √9 बराबर y-2। स्क्वायर इधर आके क्या हो गया रूट। और देख लीजिए ये प्लस माइनस की बात है। अब प्लस माइनस की बात है तो रूट निकलता है प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आता है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा y-2, इसलिए y बराबर माइनस इधर आके प्लस होगा +-3 और ये क्या हो गया +2 बराबर क्या हो गया एक बार y बराबर एक बार जोड़ के लिखेंगे तो आपको 3 + 2 और एक बार क्या हो जाएगा -3 + 2 y बराबर 5 और क्या हो गया -1। इसलिए पॉइंट क्या हो गया वो बिंदु क्या हो जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा आपका 0.5 या हो जाएगा आपको 0-1। चूंकि ऑप्शन में 0.5 नहीं है इसलिए ये क्या हो जाएगा 0-1 हो जाएगा। ये हम आपको मैंने कोशिश की कि आपको ये मैं बता लूं, ऐसे अगर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है तो कैसे बना लेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने क्या बता दिया, y अक्ष पे पूछा था x का वैल्यू 0 होगा वही आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बुआ। आइए अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बस अब घबराएंगे नहीं बुआ। देखिए वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसके आसपास के सभी क्वेश्चंस को मैं बता लूं कि आपसे कहीं छूटे नहीं, और सब्जेक्टिव में भी अगर ऐसा आता है तो वो आपको नहीं छूटे। अब देखिए ये आपका 10वां एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर हम भी दिन भर क्लास करके आए हैं लेकिन आपके एग्जाम के लिए भिड़े हैं। और अपने सभी मित्रों को आप भेज दीजिएगा तो ये आपको बहुत अच्छी बात होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है 9-3, ये 10वां नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं जी, 93472967999 का बहुलक है। देखिए का बहुलक है और ये इसके ऑप्शन में है, ए में है आपका 7 और बी में है, ए में है 2 आपका, बी में है 3, सी में है ये आपका 7 और डी में है आपका 9। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको बताऊं कि ये 9 हम कैसे समझ गए। देखो मैं एक बात बताता हूं, आपको मालूम है जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है, लिख देता हूं, जिस चर की बारंबारता यानी जिस संख्या की जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है, जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह चर बहुलक कहलाता है। वह चर बहुलक कहलाता है। देखिए जी यहाँ सबसे ज्यादा बारंबारता यानी सबसे ज्यादा बार कौन लिखा है, यहाँ कौन सबसे ज्यादा बार लिखा है, सबसे ज्यादा बार कौन लिखा है, ये 9 लिखा है ना, और कोई तो इसके बराबर नहीं लिखा है। चूंकि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता 9 की है। किसकी है बुआ, 9 की है, अतः बहुलक बराबर 9 आंसर, अतः बहुलक बराबर है 9 आंसर। हम आपको ऐसा ही बता दें, अगर रहे कि 8 है, 7 है, 6 है, 2 है, 6 है, 5 है, 6 है, इसका बहुलक क्या होगा, सबसे ज्यादा बार कौन लिखा 6 लिखा ना, बहुलक क्या लिख देंगे 6 हो जाएगा।
कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों 10 हो गए और इसी के साथ हमने कोशिश किया कि आसपास के भी क्वेश्चंस को समझा लें। अब वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं भी थक चुका हूं, दिन भर क्लास करके आया हूं, अभी एग्जाम का टाइम है तो ऐसे भी हिस्ट्री रहता है। आप लोग निश्चित रूप से इसे देखेंगे, एक बार देखिए, 2 बार देखिए और बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए। हम 100 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं, एटलीस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूं, फिर तो सब्जेक्टिव आपका करें ही करेंगे, जितना भी मिल पाएगा मैक्सिमम करूंगा। आप उसे देखेंगे और फिर अंत में ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। देखिए जी, जितने दोस्तों को भी आप दीजिएगा उन सबों को फायदा हो जाएगा। और कमेंट जरूर करेंगे, आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कहीं पे प्रॉब्लम हुआ आप कमेंट करेंगे। एग्जाम के टाइम में एक और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो आप हमें भेजेंगे, मैं निश्चित रूप से उसका वीडियो बना के करूंगा। और अब हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।